उससे पहले अली खामेनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। खत्म अल अनबिया के कमांडर का बड़ा ऐलान है। ये हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देंगे, अली अब्दुल्लाही ने कहा। ईरान की प्रेस टीवी का ये बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि सीधे सीधे ये डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती है, ये अमेरिका को चुनौती है, इजराइल को चुनौती है, बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती है, या ये बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के लिए समेकित रूप से दी गई धमकी? इसको कैसे देखा जाना चाहिए ये भी समझेंगे। लेकिन जरा इधर देखिए, ईरान पर IAEA की रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया है। छोटे छोटे डर्टी बॉम्ब बना सकता है ईरान। डर्टी बॉम्ब जाहिर है इसमें भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं, लेकिन ये बॉम्ब वो होते हैं जो फूटते तो पारंपरिक रूप से हैं, लेकिन इसके साथ में इसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो उस इलाके में रेडियो एक्टिविटी फैला देता है, विकिरण फैला देता है। तो मौजूदा स्टॉक जो ईरान के पास है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, वो डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी है। और इसमें ये भी होता है कि सीधे सीधे ईरान के ऊपर वो आरोप भी नहीं लगते कि आपने परमाणु बम बनाए, और वो एक तरीके से इतना फॉर्मिडेबल भी हो जाता है कि वो अपने दुश्मनों के लिए, ख़ास तौर से वो जो उसकी रेंज में आते हैं, जैसे इजराइल के लिए ख़ास तौर से एक बड़ा संदेश इसमें हो सकता है। क्या ये रास्ता ईरान अख्तियार कर सकता है? अब ज़रा ये भी देखिए, परमाणु बम बनाने में कितना सक्षम है ईरान। ईरान में ये कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड तरीके से ये एनरिच्ड यूरेनियम को एक सीक्रेट वेब बनाकर टनल्स का, भूमिगत ठिकानों का इसको रखा गया है। यहाँ पर इसको इस तरीके से छिपाया गया है कि किसी एक जगह को ईयर मार्क करके, रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके, फ्लैग करके उसको उड़ाया नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह हमला करें, पूरा एनरिच्ड यूरेनियम समाप्त हो जाए। अलग अलग तरह के एनरिचमेंट वाले यूरेनियम को अलग अलग जगह पर रखा गया। 60% संवर्धित यूरेनियम तक सीमित नहीं है इनका काम। ईरान में 5% से लेके 25% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। ईरान अगर चाहे तो 7 दिन के भीतर 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम बना सकता है। अभी मौजूदा संवर्धित यूरेनियम को 90% तक रिफाइन अगर किया जाए तो 11 एटम बम बना लेगा वो। ईरान में अभी एक साथ कई हथियार बनाने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध है। ये IAEA की रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जो कि GNS वेबसाइट ने छापी है। ये जो हैं, ये इस तरीके से जब चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो ये अजम्पशंस पे बेस्ड ज्यादा होता है या एक्चुअलिटी को दिखाने वाले ये इंडिकेशंस हैं? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, अगर IAEA ने रिपोर्ट दिया है तो इन ऑल सीरियसनेस उन्होंने दिया होगा, क्योंकि IAEA आपको याद होगा ओबामा के जो अकॉर्ड हुआ था उसके बाद। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे कि अगर IAEA बहुत दिनों से ये बात बता रहा है, आपको मालूम होगा कि वो बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो फिर क्यों तुलसी गबार्ड ये कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई इंपेंडिंग, कोई आसन्न खतरा नहीं है अमेरिका के सामने, कोई ऐसा बम बना लेने वाले नहीं है वो? देखिए, अभी जो अटैक हुआ था और उसके पहले भी ये क्लियर था कि ईरान जो है वो 90% का जो थ्रेशोल्ड है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, उसके पास नहीं पहुंचा है। ईरान ये भी क्लेम करता था कि वो NPT का सदस्य इसलिए भी है क्योंकि वो बॉम्ब नहीं बनाना चाहता है। ईरान ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि उसका जो न्यूक्लियर संवर्धन है वो रिसर्च कैपेबिलिटी के लिए है, मेडिसिन के लिए है, अन्य चीज़ों के लिए है। और इस समय जो अटैक्स हुए थे जून में पिछले साल और इसके बाद, उन सारी कैपेबिलिटीज जो प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनके रिसर्च, उनके प्रोडक्शन, उनके टेक्निकल चीज़ों पर, उसको तबाह कर दिया था अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। ये क्लियर था। और ये भी जो 60% के लगभग जो संवर्धित यूरेनियम है वो उन पहाड़ों के नीचे दबा है जो जून 2025 में उन पर बॉम्ब किया गया था। तो मुझे ये थोड़ा सा एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि IAEA ये कह रहा है कि अभी भी उनके पास न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है। अगर वो हैं तो वो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं, अगर वो हैं तो उनका वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रोडक्शन, उसकी कैपेबिलिटी, उस पर रिसर्च, ये सारी चीजें करने के लिए मुझे लग रहा है ईरान अब करीब 20 साल पीछे चला गया है। 20 साल नहीं तो कम से कम 10 साल पीछे जरूर चला गया है कि फिर से उसको रिवाइव किया जा सके। दिनेश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डर्टी बॉम्ब भी नहीं बना सकता वो, ऐसा कोई शॉर्ट विंडो में? डर्टी बॉम्ब बड़ा एक डर्टी सा नाम है। हाँ। जिसका कोई डिफाइन आप विकिरण। क्या जनरल दत्ता भी आपकी बात पर मोहर लगाते हैं? क्या वो भी ये मानते हैं कि वो जहां तक लेकर गए थे, एक्चुअली
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक लिमिटेड संसाधन में कोई यूरेनियम या कोई दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है एनरिच कर लेना है और बम बना लेना है। उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और लड़ाई में ये पूरा इकोसिस्टम 20 साल पीछे चला गया। जनरल दत्ता, ये आप इस बात से सहमत हैं, या उन्होंने अपना वो एक तरीके से कह लिया जाए इक्विपमेंट्स का, लोगों का वो दस्ता सुरक्षित रखने में कामयाबी फिर भी रखी है इस पूरे दौर में, कि वो अगर चाहें तो हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, महीने में बना सकते हैं बम? देखिए दिनेश, ऐसा है कि क्योंकि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, लगातार स्पेशल फोर्सेस के साथ जुड़ा रहा हूँ और आपदा प्रबंधन में 14 बरस मैंने बिताए हैं, और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल डर्टी बम के अंदर बहुत आसान है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको याद होगा मायापुरी में कोबाल्ट 60 की एक मशीन, एक्सरे मशीन उठा के कबाड़ी ले आया था, पूरा मायापुरी का वो इलाका सील करना पड़ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि डर्टी बम का मतलब ये है कि आप कोई भी फिसाइल मटेरियल एक हाई एक्सप्लोसिव बम के साथ लगा के आप किसी भी इलाके में उसको अगर एक्सप्लोड करते हैं तो उस लिमिटेड इलाके के अंदर रेडिएशन फैल जाएगी, उस इलाके को आपको सैनिटाइज करना पड़ जाएगा। लेकिन एक देश के नाते ये टेररिज्म के लिए ठीक है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल पावर के साथ में, सुपर पावर के साथ लड़ रहे हैं, तो डर्टी बम का कोई मायना नहीं है उसमें। ये तो खुरम शहर में 80 बमलेट होते हैं, 80 बमलेट में वो डर्टी बम मटेरियल डाल के वो मार दे इजराइल के ऊपर, थोड़ा वो रेडिएशन फैलेगा लेकिन वो तबाही नहीं होगी। लोग थोड़े बहुत बीमार पड़ेंगे लेकिन कोई मरेगा नहीं है सच, अदर देन एक्सप्लोजिव। तो कहने का मतलब ये है कि डर्टी बम बनाना बहुत आसान है, आप भी अपने घर में बना सकते हैं। ये बताइए कि मान लीजिए अगर ऐसा है और ईरान ऐसा कर सकता है, तो ईरान ऐसा करने से गुरेज क्यों कर रहा है अभी तक? क्या इसलिए क्योंकि उसको ये लग रहा है कि हम तो डर्टी चलाएंगे, उधर से रियल वाला आ जाएगा, और रियल वाला आ गया तो यहाँ से डर्टी वाला उतना काम करेगा नहीं, और मैड के तहत हम हवा हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं एज अ ऑफेंसिव वेपन, तो आपने फिर न्यूक्लियर जंग शुरू कर दी तो आपके ऊपर रिटेलिएशन आ जाएगा। राइट। तो कोई भी देश ऐसा पागलपन नहीं करना चाहिए। तो आपने न्यूक्लियर इस्तेमाल भी किया डर्टी के बहाने, और उस बहाने आपने अगर सीधे सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इन्वाइट कर लिया, क्योंकि तब तो जस्टिफाइड होगा कि आप न्यूक्लियर मटेरियल वाले बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपका इलाज वैसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ईरान इसीलिए इस तरह का कोई कदम उठाने से गुरेज कर रहा है। अगली खबर देखिए, इराक के कुर्दिस्तान में बड़ा हमला, एरबिल एयरपोर्ट के पास लगी भीषण आग। एरबिल एयरपोर्ट के पास लगी भीषण आग, इराक में हुआ यह हमला इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, खाड़ी में परमाणु खतरा। यहां देखिए जरा, बुशर प्लांट के कंपाउंड में अमेरिका ने हमला किया। अब यहां कभी भी कहीं भी रेडियो एक्टिव लीकेज हो सकता है। सीज फायर टूटने के बाद ईरान में 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। परमाणु ठिकाने नष्ट करने से कार्यक्रम खत्म नहीं होगा, जीएनएस ने यह बात दोहराई है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हटाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, जीएनएस ने कहा। अगर संवर्धित सामग्री बची रही तो डर्टी बॉम्ब का भी खतरा बने रहेगा, जीएनएस ने यह बात भी कही है।